ओके, सो हेलो एवरीवन। आज से हम अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन की। आपका आईडीटी का फर्स्ट रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब ये डायरेक्ट टैक्स जो आपका रिमेनिंग 50 मार्क्स का आता है एग्जाम में इंटरमीडिएट लेवल के लिए, आपकी रिवीजन क्लास होगी। अभी इसमें पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पूरे चैप्टर में हमें ये 4 सेक्शंस काम आएंगे। सेक्शन 6 डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है, आप केवल पहला वाला रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन ध्यान रख लीजिएगा, सेक्शन 6। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अलग अलग लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमने इनकम कहाँ कमाई है, हम पैदा कहीं हुए हैं, हम सिटीजन कहीं के हैं, कितने टाइम हम इंडिया में थे, कितने टाइम इंडिया में नहीं थे, हमने अलग अलग कंट्रीज में इनकम अर्न करी है, तो हमारी टोटल इनकम जो है वो कितनी आएगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। और इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड लास्ट नॉन रेजिडेंट। 3 टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज स्टेड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितने दिन थे, ऑल्सो प्रीवियस ईयर से पहले वाले प्रीवियस ईयर्स यानी कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आप इंडिया में कितना टाइम थे, उस पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है। वन मोर थिंग, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीज होती है। सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ मिलती है और रेजिडेंशियल स्टेटस इन इनकम टैक्स एक्ट आपका नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग होता है। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहला सेक्शन जो हमने देखा था वो था बेसिक कंडीशन का। बेसिक कंडीशंस यानी कि वो कंडीशंस जो हम चेक करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। ओनली ये देखना है रेजिडेंट भी हो कि नहीं हो। अभी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखते, बेसिक से हम जस्ट क्या चेक करते हैं, आप रेजिडेंट हो कि नहीं हो। बेसिक कंडीशन क्या होती है? तो बेसिक कंडीशन यानी कि सेक्शन 6 क्लॉज 1 की कंडीशन है कि आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में थे क्या, और आप प्रीवियस ईयर में 60 प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स यानी कि 23-24 से पहले वाले जो 4 साल थे, उन 4 साल में टोटल मिलाकर के 365 दिन इंडिया में थे क्या। अगर आप दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। प्रीवियस ईयर 182 डेज, 4 preceding previous years 365 plus 60 in previous years। अगर एनी वन कंडीशन फुलफिल होती है तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए। अभी आप ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी नहीं बने हो, अभी केवल इंडिया के रेजिडेंट बने हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, और वो आइडेंटिफाई होता है एडिशनल कंडीशन से। एडिशनल कंडीशन आती है हमारी सेक्शन 6 क्लॉज 6 की। एडिशनल कंडीशंस क्या बोलती हैं कि आपने 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में किसी भी 2 साल 6 क्लॉज 1 को फुलफिल करा था क्या। 6 क्लॉज 1 माने बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन का मतलब आप 10 में से किसी भी 2 साल रेजिडेंट थे क्या, एंड प्रीवियस 7 प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले 7 सालों में टोटल मिलाकर के आप 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में थे क्या। अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो बोथ,
तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हो, अदरवाइज आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हो। डन। 6 क्लॉज 1 बेसिक कंडीशन 182 डेज या फिर 60 प्लस 365। 6 क्लॉज 6 एडिशनल कंडीशन 10 आउट ऑफ 2 सॉरी 2 आउट ऑफ 10 में, एंड सेकंड क्या होता है आपका 730 7 साल में। बेसिक फुलफिल हो गई। अभी इसके अलावा अब आपका डीम्ड रेजिडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डीम्ड रेजिडेंट ये बोलता है कि हम आप पे और कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, आप पे कोई दिनों की लायबिलिटीज चेक नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। इनकम टैक्स अपनी मर्जी से आपको रेजिडेंट मान लेगा, चाहे आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। कौन से ऐसे लोग होते हैं? सबसे पहला तो इंडियन सिटीजन जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है एंड वो किसी भी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। जो पर्सन ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाता है। कौन सी तीनों कंडीशंस? इंडियन सिटीजन, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा एंड नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। ऐसा पर्सन डीम्ड रेजिडेंट कहलाता है। और डीम्ड रेजिडेंट का स्टेटस हमेशा RNOR होता है, ऑलवेज RNOR, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसने एडिशनल फुलफिल करी हो या नहीं करी हो, एडिशनल चेक ही नहीं करनी है इसके लिए, इसका स्टेटस ऑलवेज RNOR होगा। ऑलराइट, 3 कंडीशंस हो गई। अभी आगे फॉलोइंग पर्सन्स हमेशा RNOR ट्रीट करे जाएंगे। तो कौन से लोग हैं जो हमेशा RNOR ट्रीट करे जाएंगे? एक तो डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट को हम हमेशा RNOR मानते हैं। सेकंड, वो पर्सन जो इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन का है। इंडियन ओरिजिन का कौन होता है? जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, वो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया आ रहा है विजिट पर्पस के लिए, और विजिट में ही उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख को एक्सीड कर गई है, प्लस प्रीवियस ईयर में 120 एंड 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर वो इंडिया में था। जो पर्सन फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है वो ऑलवेज RNOR होता है। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी कौन सी? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट कैटेगरी इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया आ रहा है विजिट करने के लिए, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है एंड प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे 120 डेज प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर। ऐसे इंसान को ऑलवेज RNOR बोला जाता है एंड जो डीम्ड रेजिडेंट है उसे भी ऑलवेज RNOR बोला जाएगा। डीम्ड रेजिडेंट कौन होता है? इंडियन सिटीजन, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, उसे डीम्ड रेजिडेंट बोला जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस में एक्सेप्शन ऑफ सेकंड बेसिक कंडीशन। सेकंड बेसिक कंडीशन थी हमारी 60 दिन वाली कंडीशन। एक्सेप्शन ऑफ सेकंड का मतलब सेकंड थी 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन। कौन कौन? इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ करके जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ द शिप। सेकंड, इंडियन सिटीजन इंडिया से जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। और थर्ड, जो ऑलवेज RNOR की कैटेगरी में था, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है और इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है एंड प्रीवियस ईयर में स्टे 120 डेज। उसके लिए 60 दिन नहीं देखने, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर में स्टे कितना देखना है? 120 डेज देखना है। 60 डेज वाली कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी। ये एक्सेप्शन है सेकंड बेसिक कंडीशन के। दैट मींस जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी यानी कि 182 डेज वाली कंडीशन, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बस इतना ही है। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। तो HUF के लिए आपको क्या चेक करना है? HUF के लिए आपको चेक करना है
उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो एचयूएफ रेजिडेंट होगा, अदरवाइज एचयूएफ नॉन रेजिडेंट होगा। फर्दर, अगर कर्ता जो है वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, अदरवाइज एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। दैट मीन्स ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर। एचयूएफ ऑर्डिनरी बनेगा अगर कर्ता एडिशनल फुलफिल करेगा, एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी बनेगा अगर कर्ता एडिशनल फुलफिल नहीं करेगा। तो कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग देखना है। अगर क्वेश्चन में एचयूएफ और कर्ता दोनों का सेपरेट रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया तो एचयूएफ का तो आप इस अकॉर्डिंग देखोगे और कर्ता का इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग देखोगे। मतलब कर्ता के लिए बेसिक भी चेक करनी है और एडिशनल भी चेक करनी है। ठीक है, एचयूएफ के लिए क्या चेक करना है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। डन। फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, कंट्रोल कहां पर है? इंडिया में है रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया है नॉन रेजिडेंट। कंपनी के केस में इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, अदर देन इंडियन कंपनी आपको देखना है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली इंडिया में है, यानी कि मेजॉरिटी डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। डन। ठीक है, क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, मिस्टर वाई वॉज स्पॉन्सर्ड बाय हिज एम्प्लॉयर इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग इन यूएसए। यूएसए केवल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जा रहा है। दैट मीन्स ये सेकंड बेसिक कंडीशन का एक्सेप्शन नहीं है, इस पे सारी कंडीशंस नॉर्मली लगेगी। इंडिया छोड़ा कौन से दिन? 3 जून को ही लेफ्ट इंडिया। दैट मीन्स अप्रैल, मई और जून के 3 दिन ये इंडिया में ही था। जिस दिन आप इंडिया से जाते हो और जिस दिन आप इंडिया में आ रहे हो वो दोनों दिन स्टे इन इंडिया काउंट होता है, तो जून के 3 दिन काउंट होंगे। ठीक है, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 5 अप्रैल 2024। वापस इंडिया में कब आए? 5 अप्रैल को आया। ठीक है भाई, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में केवल वो 3 महीने की कंप्यूटेशन होगी इसकी। स्टे निकालते हैं इसका इंडिया में, तो प्रीवियस ईयर में स्टे कितना था? अप्रैल, मई एंड जून, यानी कि प्रीवियस ईयर में इंडिया में ये 64 डेज था। और क्वेश्चन में एक और लाइन मेंशन है कि ये प्रीवियस ईयर से पहले कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गया। दैट मीन्स एडिशनल तो ये वैसे ही सारी फुलफिल कर रहा है। तो प्रीवियस में 60 डेज हो गया और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 और मोर हो गया। दैट मीन्स रेजिडेंट भी है, और कैसा रेजिडेंट है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। डन। सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर सैमुअल अ फॉरेन सिटीजन। ठीक है, ना तो ये इंडिया का सिटीजन है और ना ही ये इंडियन ओरिजिन का है, तो दैट मीन्स इस पे वो जो RNOR हम मान लेते हैं डीम टू बी RNOR, वो अप्लाई नहीं होगा। क्या बोला आगे? कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन लास्ट 12 ईयर्स। ये पिछले 12 साल में पहली बार इंडिया आ रहा है। इसका मतलब एडिशनल तो ये वैसे ही फुलफिल नहीं कर पाएगा क्योंकि कभी भी इंडिया में ये पहले आया ही नहीं। तो अगर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट आता भी है तो भी ये कैसा रेजिडेंट बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। डन। ऑन 5th September 2023 ही लीव्स इंडिया फॉर सिंगापुर। दैट मीन्स ये 5 सितंबर को इंडिया से चला गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 5 दिन इंडिया में था। He comes back on March 2, 2024, मतलब मार्च के भी 30 दिन हो गए। 31 थे ना, आप एक दिन हटाओगे, 2 मार्च को ये इंडिया में आ गया था, तो 2 से लेकर के 31 तारीख तक ये इंडिया में काउंट करेंगे इसका स्टे। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के कितने दिन? 5 दिन। मार्च 2 को इंडिया में आ गया था तो मार्च के कितने दिन हो गए? 30। टोटल मिलाकर के 188 डेज, यानी कि बेसिक कंडीशन पहली वाली फुलफिल कर रहा है, पहली फुलफिल कर रहा है तो रेजिडेंट बन गया। और क्योंकि पिछले 12 सालों में कभी भी इंडिया में नहीं आया तो एडिशनल तो ये वैसे ही फुलफिल नहीं कर रहा, ये RNOR बन गया। ओके, नेक्स्ट।
जी एन इन अमेरिकन सिटीजन, इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, अपॉइंटेड बाय एमएनसी टू इट्स ब्रांच इन न्यू दिल्ली इन 2020, 2020 में अपॉइंट हुआ था, और उससे पहले ये कभी भी इंडिया नहीं आया, 2020 से पहले ये इंडिया में कभी भी नहीं आया। He arrives in Mumbai on 15th April 2020, 2020 15 अप्रैल को ये मुंबई में अराइव हुआ, यानी कि इंडिया में अराइव हो गया, एंड ज्वाइंस द न्यू दिल्ली ऑफिस ऑन 20th अप्रैल। ऑफिस ज्वाइन करने से हमें कोई मतलब नहीं है, आप इंडिया में आ गए 15 अप्रैल को, हम आपका स्टे 15 अप्रैल से काउंट कर लेंगे। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ज्वाइन हिम, इससे भी, इस लाइन से भी हमें कोई लेना देना नहीं है कि वाइफ और चिल्ड्रन कब आ रहे हैं, क्योंकि हम रेजिडेंशियल स्टेटस असेसी वाइज निकालते हैं, फैमिली का उसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता है। कंपनी अलॉटेड हिम अ लीज रेजिडेंस फॉर द पर्पस ऑफ हिज स्टे, रेजिडेंस इज ऑक्यूपाइड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर 20, इससे भी मतलब नहीं है, रेजिडेंस कब ऑक्यूपाई करा हमें कोई मतलब नहीं है, आप इंडिया में 15 अप्रैल को आ गए थे, 15 अप्रैल से लेकर के आपका स्टे इंडिया में काउंट होगा। आगे, ऑन 10th February 21 he is transferred by his employer on deputation basis to be the regional chief of his employer's operation in Southeast Asia, मतलब इंडिया से बाहर चला गया, ये कौन सी डेट को, 10th February 21, मतलब 15 अप्रैल से लेकर के 10 फरवरी तक ये इंडिया में था, प्रीवियस ईयर 2021 में, प्रीवियस ईयर 2021 में 15 अप्रैल से लेकर के 10 फरवरी तक ये इंडिया में ही था, तो 2021 में इसका स्टे कितना हो गया, 303 दिन का। आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो इसका स्टे आ जाएगा कितना, 303 डेज। नंबर ऑफ स्टेज कैसे काउंट होंगे, 15 अप्रैल, अप्रैल की आपको 15 अप्रैल को आ गया था, हाँ, और इधर फरवरी के आप काउंट करोगे, डन। आगे क्या बोला, अच्छा, ही लीव्स न्यू दिल्ली ऑन 11 फरवरी, लो भाई, फरवरी के 10 नहीं 11 को निकला था, तो दैट मीन्स 10 तक नहीं लेंगे, पूरे 11 दिन लेंगे। ओके, हांगकांग कब अराइव हुआ हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ करके गया, नालायक आदमी एक नंबर का, ठीक है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है अभी तो। जी हैड कम टू इंडिया अर्लियर ऑन 15/6/22, मतलब 21-22 में तो ये था ही नहीं क्या, कम टू इंडिया ऑन 15/6/22, 21-22 नील। आगे बोला कि 15/6/22 में आया था 2 महीने के लिए, 2 महीने स्पेसिफाई नहीं करे तो हम अपने मन से क्या काउंट कर लेंगे, 2 महीने, एक 30 और एक 31, यानी कि 61 काउंट कर लिया, 22-23 में इसका स्टे, 21-22 में स्टे नील था, 21-22 ही इंडिया में आया ही नहीं, ठीक है। रीपोस्टेड टू इंडिया एंड जॉइंस न्यू दिल्ली ऑफिस ऑन 1/4/24, 2 महीने की लीव पे इंडिया में आया था, फिर वापस चला गया, और उसके बाद फिर ये इंडिया में कब आया, 1 फरवरी 24, दैट मीन्स 23-24 में इंडिया में कितने दिन था ये, लगभग 60 दिन, 1 फरवरी 24 में आया था ना, तो फरवरी और मार्च 60 दिन ये इंडिया में था, डन। तो अभी इस हिसाब से अगर हम इसकी बेसिक कंडीशन चेक करें, प्रीवियस ईयर में 60 डेज तो हो रहा है, पर क्या 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 दिन हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा। अगर ये बेसिक ही फुलफिल नहीं कर रहा तो ये सीधा सीधा क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है ये, डन, ओके। ये हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस। अब नेक्स्ट आ गया स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी कि सेक्शन 5। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमें ये देखना होता है, सबसे पहले आप सेक्शन 6 के थ्रू रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करोगे, और फिर उसके बाद अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी इनकम टैक्सेबल करनी है और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं करनी है वो देखा जाता है। जो इंडियन इनकम होती है, अब इंडियन इनकम 2 तरीके से बाइफरकेट होती है, एक तो वो इनकम जो आपको या तो इंडिया में रिसीव हुई है या फिर इंडिया में रिसीव हो सकती थी या होनी चाहिए थी, वो हो गई इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरी वो इनकम
जो इंडिया में अराइज हुई है या फिर इंडिया में अराइज होनी चाहिए थी, ऐसी इनकम को बोला जाता है इंडियन इनकम। और जो डीम्ड वाला कॉन्सेप्ट है, इसके लिए इनकम टैक्स ने अलग से सेक्शन दिए हैं, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9, दो सेपरेट सेक्शन दिए, क्योंकि डीम्ड हम हर इनकम को अपने मन से नहीं मान सकते। तो कौन सी इनकम को डीम्ड टू बी रिसीव्ड ट्रीट करना है और कौन सी इनकम को डीम्ड टू बी अराइज ट्रीट करना है, वो सेक्शन 7 और सेक्शन 9 से पता लगेगा। तो इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल, तीनों के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। मतलब जहां नाम इंडिया आ गया ना, इंडिया में कमाई, इंडिया में कमा सकते थे, इंडिया में रिसीव हुई, इंडिया में रिसीव हो सकती थी, वो इनकम सबके लिए टैक्सेबल होगी। फिर आती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम में आपको देखना है कि क्या बिजनेस इंडिया में सेटअप है। अगर इंडिया में सेटअप है तो ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। नॉन रेजिडेंट के लिए केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम का उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। अभी फॉरेन इनकम, बिजनेस इंडिया में सेटअप था, दोनों के लिए टैक्सेबल होगा। बिजनेस इंडिया में सेटअप नहीं है तो केवल ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा। दैट मींस ऑर्डिनरी के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो गई, चाहे इंडिया में अर्न करे चाहे इंडिया के बाहर अर्न करे, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो गई। और नॉट ऑर्डिनरी के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम वो वाली टैक्सेबल होगी जो बिजनेस इंडिया में सेटअप होगा। डन। अभी एक लास्ट इनकम ऐसी होती है पास्ट इनकम। पास्ट इनकम किसे बोला जाता है? इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड अब्रॉड। ऐसी इनकम जो आपने कमाई भी बाहर है और आपको मिली भी बाहर है। रेमिटेड टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर, ये बहुत जरूरी है। पास्ट इनकम इंडिया में कब रेमिट हुई हो? प्रीवियस ईयर में, तो वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होती है। इसे पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट भी बोला जाता है। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट यानी कि ऐसी इनकम जो पास्ट में आपने इंडिया के बाहर कमाई है और इंडिया के बाहर उस इनकम पे टैक्स नहीं लगा। तो अब अगर आप उस इनकम को इंडिया में मंगवाते हो तो इंडिया में भी उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा भेजना। ओके, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट जिस पे टैक्स नहीं लगा उस पे अभी भी टैक्स नहीं लगेगा, वो सबके लिए एग्जेम्प्ट होती है, नॉट टैक्सेबल होती है। डन। अभी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया किसे बोलेंगे? तो ये होती है कंप्लीटली सैलरी से जो होने वाली इनकम है। इसके अंदर आपकी पीएफ की इनकम आती है। सबसे पहला आपका जो पीएफ का इंटरेस्ट है 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। 9.5% के एक्सेस में जो भी इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट का पैसे को कहीं पर भी मंगवाओ, हम ये मान लेंगे कि वो पैसा आपको कहां रिसीव हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। भले ही आपने कहीं के भी अकाउंट में मंगवाया हो, फर्क नहीं पड़ता। भाई सैलरी की इनकम है ना, आपको ये इनकम क्यों हो रही है? क्योंकि आप सैलरीड एम्प्लॉय थे, कहां पर? इंडिया में। अब आप इंटरेस्ट का पैसा इंडिया के बाहर मंगवा रहे हो, वो इनकम टैक्स की हेडेक नहीं है आपके लिए, वो इनकम हम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। दूसरा, पीएफ में कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। एक्सेस 12% डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ट्रीट कर लिया जाएगा। फिर आप यूआरपीएफ से आरपीएफ में जो भी बैलेंस ट्रांसफर करते हो वो भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ट्रीट कर लिया जाता है। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 80CCD यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, बिकॉज स्कीम ही गवर्नमेंट की है। न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट की ही स्कीम है। तो बेसिकली ये आपकी सैलरी हेड वाली जो इनकम होती है उसे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ट्रीट कर लेते हैं। डन। ओके, चार कौन सी इनकम? 9.5% इंटरेस्ट, 12% कॉन्ट्रीब्यूशन, यूआरपीएफ से आरपीएफ और 80CCD, ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होती है। अब डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, इसकी थोड़ी सी लिस्ट बड़ी है। तो सबसे पहला आता है कोई भी इनकम जो आपको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से हुई है।
आपका इंडिया में कोई भी बिजनेस कनेक्शन है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स आपने देखे थे, टाटा और जैगवार वाला, पिज्जा वाला, डोमिनोज और वो जुबिलेंट फूड वर्क्स, उनका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया था। ठीक है, जेठालाल और शाओमी, ये तीन आपके बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में आते हैं। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से जो भी इनकम है वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान ली जाती है। नेक्स्ट, सैलरी अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट इंडिया में जो भी सैलरी कमा रहा है वो भी डीम टू बी अराइज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट है, पैसा बाहर मंगवाएगा, लेकिन कमा तो इंडिया में रहे हो ना। आपको पैसा किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि आप इंडिया में नौकरी कर रहे हो। इंडिया में नौकरी करने की वजह से मिल रहा है, तो डीम टू बी अराइज इन इंडिया। गवर्नमेंट, आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया के बाहर नौकरी कर रहे हो, किसके लिए? इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ये जनरली एग्जांपल होता है एम्बेसीज का। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट से आपको जो सैलरी मिल रही है वो भी डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगी। फिर आपको इंडियन कंपनी से कोई डिविडेंड मिल रहा है, इसमें एग्जाम्पल था आपका फेसबुक और रिलायंस वाला, फेसबुक और रिलायंस का। देन इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस, इन तीनों के लिए एक ही पॉइंट अप्लाई होता है। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, और इधर आ गया नॉन रेजिडेंट। तीनों के लिए सेम पॉइंट। गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का या टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रही है। कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहा है। और तीसरा, कोई नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है। अगर ये पेमेंट इन कनेक्शन विद बिजनेस एक्टिविटी कंडक्टेड इन इंडिया है ना, तो ये पेमेंट, ये इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम मानी जाएगी और टैक्स लग जाएगा। इफ पेमेंट जो है वो बिजनेस एक्टिविटी से है जो कि इंडिया में कंडक्ट हुई है, मतलब सिंपली अगर इंडिया से कनेक्शन है तो इंडियन इनकम मान करके टैक्स कर देंगे। तीनों के लिए सेम पॉइंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस, तीनों के लिए सेम पॉइंट अप्लाई होता है। ठीक है, गवर्नमेंट में एग्जाम्पल लिया था मोदी जी का, रेजिडेंट में एग्जाम्पल लिया था शायद योगी जी का, और नॉन रेजिडेंट में मेरे हिसाब से इलॉन मस्क का एग्जाम्पल लिया था शायद, जितना मुझे याद है। एनीवेज, आगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया एंड इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। इधर आपने कैपिटल असेट बेच दिया, इधर आपने बेचा नहीं है, एक तरीके से इसको आप रेंटल इनकम मान लो। इंडिया में आपका कोई घर है, उससे आपको रेंट की इनकम हो रही है। घर कहाँ? इंडिया में, तो इनकम कहाँ की मानेंगे? इंडिया की मानेंगे। असेट इंडिया में था, इंडिया का असेट बेचा, इंडियन इनकम। ठीक है, और लास्ट, गिफ्ट बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट। गिफ्ट बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 1/4/23 के बाद से इसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी काउंट कर लिया गया था, अमेंडमेंट था ये। डन, ये था रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अभी कुछ इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस। सबसे पहला, सैलरी कंप्यूटेड है, आपको सैलरी ऑलरेडी कंप्यूट करके दे रखी है। रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में सैलरी रिसीव हुई है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, बिल्कुल। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, इंडिया में प्रोफेशन है, तीनों के लिए टैक्सेबल। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा, बहुत बढ़िया, आउट ऑफ विच 3000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया। बाहर इनकम कमाई है आपने, ये जो 6000 है ये केवल और केवल किसके लिए जाएगा? आरओआर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जाएगा। रेमिटेड इंडिया में करिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट, बैंगलोर, तीनों के लिए इंडिया का हिस्सा है। एग्रीकल्चर इनकम इन कनाडा, अगर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम हुई होती तो एग्जेम्प्ट होती, बट ये एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है यानी कि ये इनकम तो फॉरेन है, तो ऑर्डिनरी के लिए तो टैक्सेबल होगी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। अगर ये एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया होती ना,
तो फिर ये तीनों के लिए एग्जेम्प्ट होती, क्योंकि इनकम टैक्स के अदर प्रोविजंस ने इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट कंट्रोल कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल इंडिया से है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। पेंशन, पेंशन जो है वो सैलरी का पार्ट होती है, अब इसने इधर सैलरी कंप्यूट करके नहीं दी है, तो आप 54,000 की पेंशन से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, इनकम केवल 4,000 कंप्यूट करी जाएगी, बिकॉज इसने इधर पेंशन लिखा है, इसने इधर सैलरी इनकम नहीं लिखा है। ये ग्रॉस इनकम में आती है, ये आपका ग्रॉस सैलरी में काउंट होता है। ग्रॉस सैलरी से आपको सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलती है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद जाकर के आपकी सैलरी की नेट इनकम आएगी, नेट सैलरी। तो ये आपको रेजिडेंशियल में ध्यान रखना है, अगर किसी भी हेड की आपको नेट इनकम नहीं दे रखी है तो आपको पहले उसे नेट बनाना पड़ेगा, ग्रॉस नहीं ले सकते, बिकॉज इधर हम टोटल इनकम काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडियन कंपनी, ये हो गया पेंशन, 4,000 तीनों के लिए। प्रॉफिट बिजनेस इन पेरिस कंट्रोल्ड इन इंडिया एंड हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। हाफ प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हुआ तो 10,000 तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 10,000 है वो OR एंड RNOR। रिमेनिंग 10,000 किसके लिए होगा? OR एंड RNOR, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस बाहर था लेकिन कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, तो दोनों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया, अगेन किसके लिए? केवल ROR के लिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर, प्रॉपर्टी भी इंग्लैंड में और इनकम भी इंग्लैंड में ही रिसीव हुई है, केवल ROR, जिसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, नोबडी। डन। एक और लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, अब आपको हाउस प्रॉपर्टी की डायरेक्ट इनकम दे रखी है तीनों के लिए, एज इट इज 9,000 आ जाएगा। FDI इन SBI, FD इन SBI, SBI इंडिया का बैंक है, तीनों को लपेटो। अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न्ड इन जर्मनी, नन। ये 1,000, ये कुछ, हाँ, सैलरी का 9,000 था, 3 महीने तो सैलरी सबके लिए आएगी, ऑलरेडी कंप्यूटेड है। ये थी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये थी आपकी SBI की इनकम, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग की तीनों इनकम तीनों के लिए आएगी। वैसे भी सैलरी की तो वैसे ही रिसीव्ड इन इंडिया होती है, ये भी इंडिया में है, और SBI बैंक तो इंडिया का ही है, तो तीनों सबके लिए टैक्सेबल होगी। पास्ट अनटैक्स्ड किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, नन। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया बीइंग इन्वेस्टेड देयर, केवल OR के लिए टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल इंडिया में, तो 2 लोगों के लिए, कंट्रोल अगर इंडिया में है तो ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी। फिर डिविडेंड रिसीव्ड इन फ्रांस फ्रॉम बेल्जियम कंपनीज आउट ऑफ विच 2,500 रेमिटेड टू इंडिया, 23,000 OR के लिए टैक्सेबल होगा केवल। OR के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है ना, इधर 2,500 रेमिटेंस को नहीं कंसिडर करेंगे, 23,000 की इनकम को देखेंगे, और वो 23,000 की इनकम OR के लिए टैक्सेबल होगी ओनली। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसका आपके एग्जाम में कंफर्म 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। थैंक यू।